चलो गो, आप लोग कैसे हो? आज हम पढ़ने वाले हैं ठोस अवस्था का दूसरा लेक्चर। इसके पहले हमने पहला लेक्चर अपलोड कर लिया है, आप उसे देख लेना बेटा, ठीक है। तो आज हम ठोस अवस्था का जो है दूसरा लेक्चर जो है कि अपलोड कर रहे हैं। आप लोग तुरंत कॉपी और पेन उठा करके तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम जो है इसे सीखेंगे। और भी सीखेंगे कैसे? गाना गा के, तफरी काट के, मौज मार के, ठीक है। तो देखिए, साइंस एक मौज है, एक फीलिंग है, और उसका आप आनंद लेंगे आज, ठीक है। तो देखिए, आज हमको क्या पढ़ना है कि क्रिस्टली ठोस का वर्गीकरण, ठीक है। अब सबसे पहले तो आपको क्या है, वाक्य बनाने आना चाहिए। अब जैसे कि वाक्य तभी बनाओगे जब आपको वाक्य बनाने आता होगा, हिंदी आती होगी। तो अगर पहला हमको क्या लिख देना चाहिए, हमें यह लिख देना चाहिए कि क्रिस्टली ठोस को निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत करते हैं। यही वाक्य होना चाहिए कि क्रिस्टली ठोस को हम निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत करते हैं। क्रिस्टली ठोस, क्रिस्टलीय ठोस को निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत करते हैं, ठीक है। प्लीज आप लोग साइलेंट हो जाइए, आपकी भुनभुनाहट यहां पर आ रही है, ठीक है। और यहां पर देखो कि क्रिस्टली ठोस को निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत करते हैं। पहला जो आपका है वो है आपका आणविक ठोस। आणविक ठोस बोलो, चाहे आणविक क्रिस्टलीय ठोस बोलो, आणविक क्रिस्टलीय ठोस। तो बेसिक टर्म्स को आप समझते हुए चलेंगे। अगर आपको याद करना है, ये साथ साथ में ही क्या करना है कि अपने को समझना है। अब हम समझेंगे कैसे कि क्रिस्टलीय ठोस को निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत करते हैं। तो पहला है आपका आणविक क्रिस्टलीय ठोस, आणविक क्रिस्टलीय ठोस। दूसरा क्या है हमारा, यहां पर देखिए, आप लिखते हुए चलिए, आणविक क्रिस्टलीय ठोस। अब दूसरा है हमारे पास आयनिक क्रिस्टलीय ठोस, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। अब सी, उसके बाद आपका आ जाएगा धात्विक क्रिस्टलीय ठोस, धात्विक क्रिस्टलीय ठोस। उसके बाद हमारे नेक्स्ट आता है हमारे पास सहसंयोजक या नेटवर्क क्रिस्टलीय ठोस। तो ये हमारे पास चार हैं। अगर आपसे कोई भी पूछ ले कि भैया क्रिस्टली ठोस कितने प्रकार का होता है, आप बोलोगे क्रिस्टली ठोस आपका 4 प्रकार का होता है। पहला होता है आपका आणविक क्रिस्टली ठोस, दूसरा होता है आपका आयनिक क्रिस्टली ठोस, तीसरा होता है आपका धात्विक क्रिस्टली ठोस, और चौथा होता है सहसंयोजक मतलब नेटवर्क क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। इन चीजों इनको फटाफट आप क्या कर लोगे कि याद कर लोगे, क्या कर लोगे फटाफट। अगर आपसे कोई कहे, जैसे माना कि आपकी गर्लफ्रेंड मुन्नी है, अगर मुन्नी आपसे कहे कि मेरे सोना, मेरे बाबू, क्रिस्टली ठोस कितने वर्गों में, क्रिस्टली ठोस को हम कितने वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, तो आप तुरंत बोलोगे मजनू की तरह कि क्रिस्टली ठोस को हम 4 वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है हमारा आणविक क्रिस्टली ठोस, दूसरा है हमारा आयनिक क्रिस्टली ठोस, और तीसरा है धात्विक क्रिस्टली ठोस, और डी वाला है सहसंयोजक अर्थात नेटवर्क क्रिस्टलीय ठोस। ये 4 हैं। अब हम क्या करेंगे कि इन चारों को एक एक करके समझेंगे, इनके लक्षण को, इनके गुणों को समझेंगे, और उदाहरण सहित हमको समझना है। देखो, हाँ इतना है, आपको हिंदी आनी चाहिए। अब हिंदी नहीं लिख पा रहे हो तो दिक्कत होगा, वरना अगर कोई भी व्यक्ति हो, अगर कोई भी बच्चा हो, उसको हिंदी आती हो, तो मैं उसको आराम से केमिस्ट्री बिना वो देखे हुए लिख सकता है। अगर तुरंत बोला जाए कि क्रिस्टली ठोस को हम कितने वर्गों में विभाजित करते हैं, तो आप बोलोगे 4
4 प्रकार के। फिर मन में आएगा यार मेरी सोना ने बोला है यार 4 प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस तो होता है, लेकिन कौन कौन सा होता है? मेरी सोना, मेरे मजनू। पहला हो गया आणविक क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा हो गया आपके पास आयनिक क्रिस्टलीय ठोस, और तीसरा हो गया आपका धात्विक क्रिस्टलीय ठोस, और चौथा हो गया आपका सह संयोजक मतलब नेटवर्क क्रिस्टलीय ठोस। आप लोग मत बोलिए। अब यहां पर देखिए कि ये सारी चीजें आ गई। अब हम इसमें से एक पार्ट को उठाएंगे। पहले हम पढ़ेंगे आणविक क्रिस्टलीय ठोस। आणविक क्रिस्टलीय ठोस को बोलेंगे हम इंग्लिश में मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन क्या बेटा? सॉलिड। मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसको बोलेंगे आयनिक सॉलिड, और इसको बोल देंगे हम आपका मेटालिक सॉलिड। और इसके बाद नेक्स्ट आता है, हम इसको बोलते हैं नेटवर्क या कोवैलेंट सॉलिड, कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड। ये 4 प्रकार के वर्गों में हम क्या करते हैं, इसे वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, अब हम इसमें आणविक क्रिस्टलीय ठोस के बारे में हम क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। तो आप लोग भी फटाफट देखते चलिए और लिखते हुए चलिए। तो चलिए पहले हम करते हैं आणविक क्रिस्टलीय ठोस के बारे में। हम ऐसे करेंगे प्यार दुनिया याद करे। ठीक है, अब यहां देखिए सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे आणविक, दिखाई दे रहा बेटा यहां तक देखो। अब यहां देखो, यहां आणविक क्रिस्टलीय ठोस। आणविक क्रिस्टलीय ठोस में प्लीज आप लोग बात मत करिए बेटा, ये जो भुनभुनाहट आ रही सब इसमें जो है रिकॉर्ड होता है। ठीक है, तो अब यहां पर देखो, ये मत करिए जो है कि क्योंकि देख लूंगा भगा दूंगा, पहले बता रहा हूं। ठीक है, अब यहां पर देखो बेसिक टर्म्स को। तो आणविक क्रिस्टलीय ठोस, अब मैंने एक टर्म्स आपको बताया था कि अवयवी कण। भाई फिर आप मत बोलिए, ठीक है। अवयवी कण हमारे पास आता है कि 3 प्रकार के अवयवी कण होते हैं। पहला होता है आपका परमाणु, फिर अणु या आयन। अब देखो, आप जो है बंदर के बच्चे तो हो नहीं, आप इंसान के बच्चे हो, और हेडिंग को देखो, ये बोला आणविक क्रिस्टलीय ठोस। इसका मतलब अवयवी जो कण होगा वो आपका क्या होगा, अणु होगा, क्योंकि आपने हेडिंग में ही डाल दिया है कि आणविक क्रिस्टलीय ठोस। जब आपने इसको आणविक क्रिस्टलीय ठोस कह दिया है तो इसका मतलब अवयवी कण क्या होगा, अणु होगा। तो पहली लाइन क्लियर हो गई। पहली लाइन क्या है आपकी कि आणविक क्रिस्टलीय ठोस। आणविक क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है कि वह क्रिस्टलीय ठोस जिसमें अवयवी कण अणु होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आपका आणविक क्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं। देखिए, वाक्य बनाने आना चाहिए। मैंने बोल दिया कि आणविक क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण क्या होता, अवयवी कण होता हमारा अणु। जब अवयवी कण अणु होता है तब इसको वाक्य बनाने आपको आना चाहिए कि आणविक क्रिस्टलीय ठोस वह ठोस होता है जिसमें अवयवी कण अणु होता है। ठीक है, अब जब अवयवी कण अणु होता है तब ठोस बहुत ही बड़ा होता है। देखो जैसे ये गोला है, एक समझ जाओ कि जो है कि ये लोहे का गोला है। अब इसमें अणु है, जब ये अणु है तो इनके बीच में, प्रत्येक अणु के बीच में, ये देखो ये जो 2 अणु हैं इनके बीच में एक बल लगेगा। वो जो बल लगता है हम उसको बोलते हैं आपका वंडर वॉल बल। क्या बोलते हैं, वंडर वॉल बल। अब ससुर भाई वंडर वॉल बल कौन सी खेत की मूली आ गई, ये वंडर वॉल बल बहुत ही बड़ा बल है ये। तो अब देखो ये जो वंडर वॉल बल 2 अणुओं के बीच में लगता है। ये 2 अणु है, ए मुन्नी है और जैसे मान लिया कि सीला है। 2 अणु हैं, तो दोनों अणुओं के बीच में जो बल लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, आपका आणविक बल बोलते हैं, वंडर वॉल बल बोलते हैं। अब इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो पहले वाक्य,
अगर तुरंत आ जाएगा आणविक क्रिस्टलीय ठोस, तो आपको तुरंत समझ लेना चाहिए कि आणविक क्रिस्टलीय ठोस वह ठोस होता है जिसमें आपका अवयवी कण अणु होता है। पहला वाक्य क्लियर हो जाना चाहिए आपका, तो इसलिए आप समझने का प्रयास किया करें। अब हमारे पास आता है पहला वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य क्या बोला मैंने कि अणुओं के बीच में, ये देखिए ये जो अणु है, देखो दो अणु हैं क्रिस्टल में, ये देखिए दो अणु हैं। ये पहला वाला अणु क्या का नाम रख दिया मुन्नी, और दूसरे का नाम है आपके पास शीला। तो इनके बीच में जो बल लगेगा, इनके बीच में बल नहीं लगे तो एक दूसरे से कोई मिले ही ना। हर लड़का एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं, बल लगता है, उसको बोलते हैं, अगर अणु है तो आणविक बल, ठीक है। तो इसमें आणविक बल, और आणविक बल क्या होता है, वंडर वॉल बल होता है, वंडर वॉल। अब समझना है तो सबसे पहले आपको यही चीज समझ लेनी है, ठीक है। बेसिक समझना है कि मतलब आणविक क्रिस्टलीय ठोस में आप क्या लिखेंगे, आणविक क्रिस्टलीय ठोस में, आणविक क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण, आणविक क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण, अवयवी कण अणु मतलब मॉलिक्यूल होता है। पहला वाक्य, तो आणविक क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण अणु होता है। आपको ये चीज पता चल गई है, ठीक है। आप सभी लिखते रहें। अब आणविक क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण अणु होता है, इनके बीच वॉन्डर वॉल बल, वॉन्डर वॉल बल कार्य करता है। याद रखिए कि इनके बीच में, अगर फिर से देखिए साइंस क्या है कि साइंस एक एहसास है। अपने से क्वेश्चन करो बेटा, सीखो कि अगर आपसे कोई पूछे कि आणविक क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण क्या होते हैं, अणु होते हैं, इनके बीच में कौन सा बल लगता है, वॉन्डर वॉल बल कार्य करता है। कौन सा बल कार्य करता है, वॉन्डर वॉल बल कार्य करता है। ये सारी चीजों को क्या कर लेना, आपको समझ लेना है। अब उसके बाद आता है हमारे पास कि ये वॉन्डर वॉल बल क्या होता है, ये वॉन्डर वॉल बल क्या होता है। अब जो अगर आपको ये वॉन्डर वॉल बल समझना है तो समझिए। आप सभी लोग देखो यहाँ पर, ये वॉन्डर वॉल बल क्या होता है, ठीक है। अब ये वॉन्डर वॉल बल अणु ले लो। अब भाई अणु किससे मिलके बनता है, परमाणुओं से। अगर आपसे कोई पूछे कि अणु किससे मिलके बनता है, परमाणुओं से। अब देखिए हाइड्रोजन फ्लोराइड है, एक उदाहरण बता रहे हैं आप, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड एक अणु है। अब ये दूसरा अणु है, ये देखिए ये तीसरा वाला अणु है। अब समझिए इस चीज को। अब जब ये तीन अणु हो गए आपके पास, अब देखिए हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये देखो इस पर पॉजिटिव होगा और इस पर क्या होगा, निगेटिव। इस पर पॉजिटिव, इस पर निगेटिव, इस पर पॉजिटिव और इस पर निगेटिव। अब देखिए क्या होता है कि अभी कोई अपने आप को बहुत बड़ा सच्चा आशिक समझ ले कि मेरे जैसा ईमानदार कोई नहीं है, लेकिन अगर सुंदर लड़की जाए तो उसको जरूर देख लेगा, फीलिंग आ जाएगी अंदर अंदर अंदर, उसके मन में जो है कि पुलाव खिलना शुरू हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, देखो ये जो है ना, इसकी गर्लफ्रेंड है और ये उसका बॉयफ्रेंड है, इसका ये गर्लफ्रेंड है, इसका बॉयफ्रेंड है, इसका गर्लफ्रेंड है, इसका बॉयफ्रेंड है, ठीक है। अब देखो हर बंदा एक दूसरे से जुड़ा होता है। अब देखेंगे आपका कि इसका वाला बॉयफ्रेंड और इसकी वाली गर्लफ्रेंड के बीच में भी आकर्षण है, ये देखिए। यही कारण है कि कोई शादीशुदा है, उसके बावजूद भी अगर कोई सुंदर लड़की जाती उसको देखा ही लेता है, बहुत ही बढ़िया है, फीलिंग टच। अब यहाँ देखेंगे, अब यहाँ पर देखेंगे कि ये बॉयफ्रेंड है, इसका गर्लफ्रेंड है, इसके बीच में भी क्या है, पैचअप है। इसका मतलब दो अणु, ये एक अणु हो गया बेटा, और ये दूसरा अणु हो गया, और ये तीसरा अणु हो गया। ये अणु आपस में ये जो बल लग रहा है, आकर्षण लग रहा है, इसके वाले बॉयफ्रेंड में और इसके वाले गर्लफ्रेंड के बीच में जो ये जो गुटुरगु हो रहा है ना, जो ये बल लग रहा है ना, इसी को हम बोलते हैं वॉन्डर वॉल बल, वॉन्डर वॉल बल। तो याद रखिएगा, इसी को हम बोलते हैं आपका वॉन्डर वॉल बल। यही कारण है कि इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से आकर्षित है, उनके बीच में बल लग रहा है, उन बल को हम क्या बोलते हैं, वॉन्डर वॉल। ये देखो, ये हम है, ये हमारी पत्नी है, अरे नहीं ये हमारी पत्नी है, ये हम है, ये दूसरी की पत्नी है, ये उसका पति है। तो देखो इसकी पत्नी से हमारी पत्नी का पैचअप है, नहीं सॉरी नहीं,
हमारा पैचअप इनकी पत्नी के साथ है, गुटुरगु है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं आपका की वंडर वॉल। ये अणुओं के बीच में लगता है। तो याद रखिए कि मैंने क्या बोला, आणविक क्रिस्टलीय ठोस वे अवयवी कण या कण होते हैं, मतलब आणविक क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण क्या होता है, अणु होता है। अब इनके बीच में कौन सा बल कार्य करता है, वह वंडर वॉल बल कार्य करता है, याद रखिए। तो ये बेसिक टर्म्स है। तो इस बेसिक टर्म्स को साइंस से बेटा मजा है, एहसास है, ये इतना खूबसूरत है कि जितना खूबसूरत तुम्हारी वाली नहीं है, ये बहुत ही खूबसूरत है बेटा। तुम्हारी वाली तो कैसी भी हो मुझे नहीं पता, लेकिन ये देखो ये इतनी खूबसूरत है कि मैं बता सकता है नहीं। देखो पैचअप चल रहा है फटाफट फटाफट। तो इसके बीच में देखो, इनके बीच में वंडर वॉल बल क्या कार्य करता है। आगे हम पढ़ते हैं, इसके टर्म्स में जानते हैं, ठीक है। जैसे यह इसका गलनांक, इसका गलनांक देखिए, इसका गलनांक दिख रहा है ना बेटा, इसका गलनांक कम होता है। इसका गलनांक क्या होता है भैया, कम होता है, ठीक है। यह मृदु ठोस होता है, यह मृदु ठोस होता, याद रखिए। अगला समझिए, ये पॉइंट्स हैं, आप इस चीजों को बहुत प्यार से समझते हुए चलेंगे। इनके बीच वंडर वॉल बल कार्य करता है, इसका गलनांक क्या होता है, कम होता है, यह मृदु ठोस होता है। यह सामान्यतः विद्युत धारा का दुर्बल सुचालक होता है, दुर्बल सुचालक एवं ऊष्मा का सुचालक होता है। इसकी आयनन एंथैल्पी कम होती है। अब देखिए उदाहरण, अब उदाहरण के टर्म्स में आप यहां पर देखेंगे। अब सल्फर डाइऑक्साइड SO2, कार्बन डाइऑक्साइड ठोस अवस्था में, किसमें भैया, सल्फर डाइऑक्साइड में ठोस। अब कार्बन डाइऑक्साइड तो बोलोगे गैस होता है सर, लेकिन इसको बहुत जब अधिक ताप दे देंगे, अधिक इसको ठंडा कर देंगे, तो ये भी क्या हो जाता है, आपका ठोस हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड SO2 ये भी किस में, ठोस में। H2O ये भी किस में भैया, ठोस में, ठीक है। सल्फर ट्राइऑक्साइड ये भी किस में, ठोस में। ये सारे जो है आपका उदाहरण है किसके, आणविक क्रिस्टलीय ठोस के। आप इन चीजों को सबसे बढ़िया कम करते हुए चलें, ठीक है। बेसिक टर्म्स को क्लियर करते हुए चले, फटाफट आप इसको लिख लें। इसके बाद हम नया प्रकार चलने वाले इसका आयनिक क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं फटाफट वो भी लिखते चलें, ठीक है। फटाफट इस चीज को क्या करें, आप क्लियर करते हुए चलें, ठीक है। तो अब उसके बाद हम चलते हैं बेसिक टर्म्स में। दूसरा, ये तो पहला है, देख लीजिए पहला। उसके बाद आता है हमारे पास दूसरी चीज आती है। तो इस दूसरी चीज को आप समझ जाइए। फटाफट आप लिखो भाई, इसको फटाफट लिखो। अब देखो यहां पर कि बेसिक टर्म्स हो गया। अब इसके बाद आता है, मत बात करें बेटा, क्यों बात कर रहे हो यार आप लोग, ठीक है, बात मत करो, ठीक है। तो अब यहां पर देखो कि बेसिक टर्म्स में ये क्या हुआ, पहला हो गया
बस एक बार एक को देख लूं, बस एक एक को विदा करता हुआ चला जाऊंगा, ठीक है। अब यहां देखो ध्यान से, जो व्यक्ति 1 घंटा 1.5 घंटा नहीं शांत कर रह सकता तो भैया क्या करेगा अपनी जिंदगी में? साइंस है ये। धैर्य रखो। सबसे पहली चीज होती है धैर्य। जिस व्यक्ति के पास बल हो, बुद्धि हो, विवेक हो और धैर्य हो, उस व्यक्ति को कोई भी पराजित नहीं कर सकता। कई लोगों के पास बुद्धि होती है, विवेक होता है, लेकिन उसके पास धैर्य नहीं होता है। जैसे कि कई बच्चे यहां पर हैं, फट से बोल दे रहे हैं, क्यों? उनके पास धैर्य नहीं है। ऐसे लोगों को कोई भी पराजित कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो उतावले टाइप के हैं, ठीक है। जिनके पास धैर्य नहीं है बेटा, वह जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, याद रखना। अब एक दिन वही हाल होता है जब एक दिन बच्चा रात भर पढ़ता, उसके बाद 4 दिन आराम करता। क्यों? क्योंकि उनके पास धैर्य नहीं है, पैसेंस नहीं है। और एक बच्चा जो है लगभग रेगुलर 5 से 6 घंटे पढ़ता है। अब एक दिन अगर 15 घंटे पढ़े हो और रेगुलर आप सिर्फ 5-5 घंटे पढ़े हो, तो उस 15 घंटे से 10 गुना अधिक तुम पढ़ दिए हो। क्योंकि आपकी बुद्धि एक दिन में स्टोर नहीं करती है, वो धीरे 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 स्टोर करती है। और आप अगर इसी चीज को जैसे कि बात करते हो, धैर्यशाली नहीं रहते हो, तो आपको क्या होती है? दिक्कत हो जाती है। पैसेंस, ठीक है, वो रखना चाहिए। जो आपका ये मुंह चलता है ना, चपड़ 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 चलता है, जो ये जो चपड़ चपड़ चलता है, इससे आपकी बुद्धि कमजोर होती है, पैसेंस नहीं। देखो, एक विद्यार्थी को समुद्र के जैसा रहना चाहिए। तमाम प्रकार की नदियां अपना जल लेकर के जाती हैं, उसके बावजूद भी समुद्र न तो घटता है और न बढ़ता है। लेकिन जब वो घटता है, बढ़ता है, तो सुनामी आ जाती है। तो उसी प्रकार एक जब बड़ा व्यक्ति होता है, वो ऐसे नहीं कि छोटी छोटी सी बातों पर जो है कि आपको अपने आप को नियंत्रित करो, नहीं कर पा रहे हो। जब अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हो, तो ये तो साइंस है भैया। ये जो साइंस है तो उखड़ना ही नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें धैर्य चाहिए, धैर्य चाहिए। अब कई लोग वीडियो को स्किप करके देखते हैं, उसमें भी धैर्य चाहिए। क्यों? कौन सा वाक्य कब कंसेप्ट आपके उसकी स्किप करने से निकल गया, आपको ये भी नहीं पता चलेगा। तो यही फंडा होता है। तो इससे समझो और कोशिश करो, ठीक है। अब हम दूसरा पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे आणविक हो गया है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे आयनिक क्रिस्टल। मैंने बताया था क्रिस्टली ठोस 4 वर्गों में है। पहला है आपका आणविक ठोस, दूसरा है आपका आयनिक ठोस, तीसरा है आपका धात्विक ठोस और चौथा है आपका सहसंयोजक अथवा नेटवर्क क्रिस्टलीय ठोस। हम उदाहरण भी आपको बता दिए। अब उसके बाद आता है आयनिक क्रिस्टलीय ठोस। आयनिक क्रिस्टलीय ठोस जब से तेरी नैना तेरे नैनों से अरे हमारी मासूका कहाँ है? अच्छा इधर है, ठीक है, मिल गई हमें मासूका, ठीक है। अब यहाँ पे आणविक की जगह पर हम यहाँ पर डाल देंगे आयनिक। आयनिक क्रिस्टलीय ठोस। अब इस आयनिक क्रिस्टलीय ठोस में क्या होगा? फिर वही मैंने बोला अवयवी कण। अब आयनिक है तो अवयवी कण इसमें क्या हो जाएंगे? आयनिक हो जाएंगे, आयंस हो जाएंगे। तो आयनिक क्रिस्टलीय ठोस में, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस में, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण, शांत, अवयवी कण आपका जो है कि आयन होते हैं। अवयवी कण आयन होते हैं। यह धनायन, धनायन एवं ऋणायन, धनायन एवं ऋणायन प्रकार के होते हैं। याद रखिए कि आयनिक क्रिस्टलीय ठोस में जो आपके अवयवी कण होंगे वो होंगे आपके आयन।
अब आयन क्या होता है, या दो प्रकार का होता है भैया, दो ही प्रकार का होता है। जैसे क्या करते हो, देखो बेटा यहां पर जैसे NaCl है, NaCl को जब आप तोड़ते हो तो यहां पर क्या आता है कि Na पॉजिटिव प्लस यहां पे Cl निगेटिव, ये क्या हुआ धनायन, और ये क्या हुआ ऋणायन। तो ये इस चीज को समझते हुए चलिए, इसका मतलब जो ये आयन होते हैं, मैंने क्या लिखा दिया देखिए, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण आयन होते हैं तथा यह धनायन एवं ऋणायन प्रकार के होते हैं। ठीक है, यह धनायन एवं ऋणायन प्रकार के होते हैं। अब उसके बाद हमारे पास टर्म्स होता, भैया ये आयन है, जब ये आयन है तो इनके बीच में भी तो बल लग रहा होगा। जैसे देखो HCl, HCl में क्या होगा, देखो ये तुम्हारे पापा हैं, HCl में पापा, और इस Cl है तुम्हारे चाचा। आप सभी लोग बोलते हो कि आपके चाचा ने आपके पापा को धोखा दे दिया, मतलब ये देखो तुम्हारे पापा की कट गई, पॉजिटिव हो गए, और ये देखो Cl आपका चालू, आपके चाचा चालू हैं, तो ये देखिए ये निगेटिव हो गए। ठीक है, तो अब तुम्हारे पापा और चाचा के बीच में भी तो एक बल लग रहा होगा, उसे हम बोलते हैं आयनिक बल, या उसे हम कूलाम बल बोलते हैं, या उसको वैद्युत स्थैतिक बल बोलते हैं। क्योंकि जब आपने फिजिक्स में, सबसे पहले फिजिक्स में आपने कूलाम का नियम ही पढ़ा होगा, उसमें दो आवेश लिया होगा, एक प्लस क्यू चार्ज लिया होगा, एक आपने माइनस क्यू चार्ज लिया होगा। ये क्या है भैया, ये आवेश है ना, तो इसमें देखो धनात्मक आवेश है और इसमें क्या है ऋणात्मक आवेश, तो इनमें कौन सा बल लगता है, वैद्युत स्थैतिक बल, वैद्युत स्थैतिक बल, या इसको हम क्या बोलते हैं आपका कूलाम का बल, कूलाम का बल। तो याद रखिए, इस बात को आप समझते हुए चलिए। तो इसका मतलब दूसरी लाइन क्या आ गई, पहले तो आपको पता चला अवयवी कण कौन है, अच्छा अवयवी कण कौन है, आयन है। अब उसके बाद आता है आपके पास, अब आयन क्या होता है, आयन, आयन नायन नहीं, नयन की बात नहीं, आयन, आयन, आयन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक देखो ये धनायन हो गया, ये ऋणायन हो गया। ठीक है, अब इनके बीच में बल कौन सा लगता है, अब दो आवेश हैं, दोनों आवेशों के बीच में आपका आयनिक बल लग जाएगा, या इसको वैद्युत स्थैतिक बल लग जाएगा। तो ये बेसिक टर्म्स को आपको जानते हुए चलना है। ठीक है, तो ये बेसिक टर्म्स हैं, तो आप इस चीज को समझो। हो गया, तो इनके बीच यहां देखिए, इनके बीच आयनिक बल, आयनिक बल ब्रैकेट में वैद्युत स्थैतिक, स्थितिज बल, ठीक है, अथवा कूलाम का बल, अथवा क्या कूलाम का बल, इनके बीच आयनिक बल या वैद्युत स्थितिज बल कार्य करता है। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया। अब इनके लक्षण, लक्षण या गुण जो भी आपको समझना है। अब देखिए, तो इसका जो बेहतरीन उदाहरण है वह है नमक, इसका जो बेहतरीन उदाहरण है वह है आपका नमक। अब नमक को जैसे ही आप गिराते हो तो चूर हो जाता है, चूर चूर हो जाता है, फैल जाता है। जैसे आप यहां पर देखो, अब ना लिखे बेटा, जब मैं इस समय लिखता रहता हूं तो आप उसी समय लिखा करें, क्योंकि मैं लिख रहा हूं तो साथ साथ तुम भी तो लिख सकते हो। ठीक है, और बाद में क्यों आप लिखते हो, बाद में मत लिखा करो। मैं जब लिख रहा हूं यहाँ पर, तो मैं जब बड़े बोर्ड पे लिख रहा हूं तो आपका जो है कि कर रहा हूं, तो आप तो कॉपी में लिखेगा तो आप और जल्दी लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या आता है कि गुण या लक्षण, तो आप समझते हो नमक, इसका बेहतरीन उदाहरण है NaCl, सॉल्ट, नमक। अब नमक को कभी भी जब आप जमीन पर, ऊपर से जमीन पे गिराएं तो चूर चूर हो जाता है। जैसे मोतीचूर का लड्डू लोग बोलते हैं। अब मोतीचूर का लड्डू क्या, मोतीचूर का लड्डू क्या है, वह मोती की तरह चूर चूर हो जाता है, फैल जाता है। जैसे मोती हाथ में लो, माला से अपनी मोती निकालो और छोड़ दो तो हर जगह फैल जाता है। उसी प्रकार से मोतीचूर लड्डू में भी मोती की तरह चूर चूर हो जाता है। उसको हम बोलते हैं भंगुर, हिंदी में बोलते हैं उसको शुद्ध भंगुर, ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब जैसे उसको छोड़ो और चूर चूर हो जाए।
वो क्या हो जाए आपका चूर चूर हो जाता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं कि पहला लक्षण, यह अत्यंत अत्यंत ठोस तथा भंगुर प्रकृति का होता है। मैं मुंह से बोलता हुआ चलता हूं तो आप भी लिखा करें, उसी समय सुन करके लिख लिया करें। यह अत्यंत ठोस तथा भंगुर प्रकृति का होता है। दूसरा आता है, दूसरा पॉइंट। अब जैसे नमक को ले लो, अब नमक में क्या होगा कि नमक पानी में डालो जरा, उस नमक को जैसे ही आप पानी में डाल जाओगे तो घुल जाता है। नमक को जैसे ही आप पानी में डालोगे, नमक देखा ही होगा भाई, आजाद भारत में तुम लोगों का जन्म हुआ है। जो बेचारे आजादी के पहले नमक लेने जाते थे तो अंग्रेज उनको 4 कोड़े मारते थे, और इतना मारते थे कि चमड़े वाले से पानी लगा के मारते जिससे उसमें चमड़ा निकल जाए, और उस चमड़े पे फिर नमक डालते थे, फिर मारते थे। तो जो मांस होता था वो बहुत ही जलता था, तो जो नमक देखने को नहीं मिलता था उन्हें। और अब तो तुम भारत आजाद है, अब हो गए हो तो नमक देखो, और नमक को पानी में मिलाओगे तो तुरंत घुलित हो जाएगा। इसका मतलब कि आयनिक ठोस जल में विलेय होता है। सिंपल सी बात है, आयनिक ठोस जल में विलेय होता है। तो दूसरा वाक्य आपका क्या बनना चाहिए कि आयनिक ठोस जल अथवा कार्बनिक विलयन में विलेय होता है, विलेय होता। अब क्या है कि यह जो होता है कुचालक होता है, यह विद्युत का कुचालक अथवा दुर्बल सुचालक होता है। सामान्यतः यह विद्युत का दुर्बल सुचालक अथवा कुचालक समझिए, कुचालक होता है। तो ये बेसिक फंडे हैं, फटाफट आप इसको लिख लीजिए, फटाफट लिखिए, समय नहीं गंवाना है हमें। इस टर्म्स को फटाफट आप लिख लीजिए। इनकी इंथैल्पी उच्च होती है। इनकी जो इंथैल्पी होती है वह भी क्या होती है आपकी उच्च होती है। तो इन चीजों को आप समझते हुए चले। इनका गलनांक उच्च होता है। इनका गलनांक आपका उच्च होता है। तो ये बेसिक टर्म्स हैं। इन बेसिक टर्म्स को फटाफट आपको क्या कर लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। अब इनका उदाहरण देखो, मेन पॉइंट उदाहरण तो आपको पता ही चल गया होगा। उदाहरण यहां दिखाई दे रहा है बेटा, उदाहरण। अब उदाहरण में पहला तो आपको क्या पता चल गया, NaCl। इसका उदाहरण NaCl, KCl, KNO3 पोटेशियम नाइट्राइट, KNO3, ये सारी चीजें आप फटाफट क्या कर लें, इसको लिख लें, ठीक है। Na2SO4 उदाहरण में, Na2SO4, ये सारे उदाहरण हैं। इन सारे उदाहरणों को आपको क्या कर लेना, याद कर लेना चाहिए आयनिक क्रिस्टलीय ठोस। बेसिक टर्म्स है। इन बेसिक टर्म्स को अब देखो कैसे याद करोगे। एक जो विज्ञान का बच्चा है, ठीक है, जो एक विज्ञान पढ़ता है, वो सोचता है, सबसे पहले सोचेगा
ये आयनिक क्रिस्टलीय ठोस, सोच लिया भाई साहब सुने आयनिक क्रिस्टलीय ठोस। अच्छा, सबसे पहले सोचेगा यार ये आयनिक क्रिस्टलीय ठोस, ठोस ही है, ठोस है तो पदार्थ होगा भाई कोई। अब पदार्थ है तो पदार्थ को क्या बोलते हैं, अवयवी कण बोलते हैं। अवयवी कण क्या होगा, इसमें आयनिक क्रिस्टल आयन होंगे। अच्छा हाँ आयन। फिर सोचेगा यार कौन कौन से आयन है। अच्छा, इसमें तो धनायन है और ऋणायन है, याद कर लिया। अच्छा, इन धनायन और ऋणायन के बीच में कौन सा बल लगता है, धनायन तथा ऋणायन के बीच में कौन सा बल लगता है। अच्छा, आयनिक बल लगेगा। जब ये आयनिक क्रिस्टल है तो इसमें आयनिक बल लग जाएगा, बहुत बढ़िया आयनिक। लेकिन आयनिक बल कौन सा बल है। अच्छा, दो जो आयन का मतलब आवेश, आवेश जो आवेशों के बल में, आवेशों के बीच में बल लगता है उसको हम कूलाम का बल बोलते हैं, वैद्युत स्थैतिक बल बोलते हैं या वैद्युत स्थितिज बल बोलते हैं। अच्छा हाँ, ये भी क्लियर हो गया। अब उसके बाद आया गुण लक्षण, ये कैसा होता है तो आपको तुरंत याद होना चाहिए। नमक सर बोल रहे हैं, नमक को जब हम ऊपर से नीचे गिराते हैं तो चूर चूर हो जाता है, वो तो भंगुर प्रकृति का है, तो वह आपका क्या है, भंगुर प्रकृति का। और नमक को जब आप ठोस होता है उसको दबाओ, आप दबाओ तो नहीं दबेगा। एक कोई भी अणु ले लो उसको दबाओ तो दबेगा ही नहीं, वो बहुत ही कठोर होता है, वो बहुत ही कठोर होता है, वो कठोर भी होगा और वो भंगुर भी होगा। तो पहली लाइन आपको बोल देना चाहिए कि आयनिक जो क्रिस्टलीय ठोस होता है वह क्या होता, अत्यंत कठोर, अत्यंत कठोर, तथा क्या होता है कि आपका भंगुर होता है। पहला चीज पता चले। अच्छा, नमक को पानी में घोलो तुरंत घुल जाएगा, तो आप बोलोगे यह जल में विलय होता है, बहुत ही बढ़िया। अब नमक का जो गलनांक होता बहुत उच्च होता है, मतलब नमक जल्दी नहीं गलता है। अब बोलोगे यार ये गलना तो क्या, नमक तुरंत डालो तो पानी में घुलना, और घुलना और गलना दोनों में अंतर है। घुलना और गलना, गलना का मतलब क्या होता है, नमक को वैसे रख दो वो नहीं गलेगा, समझ में आया। तो उसका बोला था गलना, वो तभी गलेगा जब उसका गलनांक बहुत ही उच्च होगा, बहुत ज्यादा जब टेम्परेचर डाउन होगा तभी वो गलेगा, वैसे नहीं गलेगा। नहीं तो सबका नमक जो है कि पानी पानी हो जाता है। जो आप घर में रखते हो, देखते हो आप डालते हो तो तुरंत ठोस बना रहता है वह, क्योंकि उसका गलनांक क्या होता है, बहुत उच्च होता है। ठीक है, अब उसके बाद यह भैया इसके कुचालक होता है, या तो दुर्बल सुचालक होगा ये विद्युत का, या तो कुचालक होगा, ये पता आपको चल गया। तो मतलब ये ब्रेन को आपको बढ़ाना है, और ब्रेन में बातें नहीं होती, क्योंकि ब्रेन में हमें सोचना पड़ता है। अब सोचना पड़ता है, अगर सोच नहीं रहे हो, बातें कर रहे हो, ये कर दे रहे हो, तो ये बैड हैबिट है। ठीक है, और इसी में कोई एक ऐसा बच्चा होगा वो जो घनघोर तपस्या कर रहा होगा। ठीक है, अब भैया तुम्हारे भी माता पिता पैसा दे रहे हैं, उसके भी माता पिता पैसा दे रहे हैं, तो तुम्हारे माता पिता क्या बात करने का पैसा दे रहे हैं इधर आकर के, नहीं, बहुत ही मुश्किल से पैसा मिलता है बेटा। जब आप बाप बनोगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार बाप सही बोल रहा था मेरा कि पढ़ लो, और मैं यहाँ आ रहा था रेपुटेशन बनाने। अरे रेपुटेशन तो बाप का बढ़ाना चाहिए, उसकी इज्जत है, मान है, मर्यादा है। तुम क्या अभी तो बच्चे हो, कौन सा तुम्हारा रेपुटेशन है। तो आपको सिर्फ आंखें खुले, किताब सामने, आंखें खुले, फॉर्मूला, खाना खा रहे हो, अच्छा फिजिक्स के 4 फॉर्मूले याद कर लिए, अच्छा कहीं घूमने गए दोस्त के पास, ये 4 फॉर्मूले के, मतलब कि आपको सिर्फ स्टडी हार्ड वर्क करना चाहिए। और अगर एक बार आप कर दिए तो लगभग आपका 50 साल मौज से कटेगा। अगर मैं 70 साल मानता हूं तो 50 साल आपकी जो उम्र है वह मौज से कटेगी, क्योंकि अभी आपकी उम्र जैसे 17 साल है, तो 25 साल तक अगर नौकरी लग जाए, 25 साल तक अगर आपकी नौकरी लग जाए, तो आप देखोगे कि लगभग 45 साल आप मौज करोगे बेटा, इंजॉय करोगे, आपको फाइनेंशियल दिक्कत नहीं आएगी, आप इंजॉय करोगे। और ये 5 साल आप गवा दिए तो 45 साल यही बोलोगे, मेरा मालिक बहुत अच्छा है, मैं होटल में काम मैं करता हूं तो 9,000 सैलरी भी मिलती है और खाना पीना फ्री, और इनको ना पता कि 4,000 तो स्कूल का फीस होता है बच्चे का। तो ये वही ड्रामा है। ठीक है, तो आप समझो, बेसिक टर्म्स को क्लियर कर लो और जानने का प्रयास करो। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, कि ये तो हो गया हमारा आयनिक। अब तीसरे पे चलते हैं। तीसरा
होश वालों को खबर था, मैं कैसे क्या चीज़। अब देखिए अगला आ गया हमारे पास तीसरा वाला, धात्विक क्रिस्टलीय ठोस। फिर आ गया बढ़िया, देखो मजेदार चीज। अब धात्विक बोल रहा है तो कोई धातु होगा, ठीक है। धात्विक क्रिस्टलीय ठोस में, क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण धातु मतलब मेटल होता, याद, अविकर्ण धातु होता मतलब मेटल होता है, ठीक है। जैसे लोहा हो गया, लोहा मतलब आयरन, चांदी हो गया Ag, गोल्ड Au, प्लैटिनम। हमारी बीबी बार बार कहती है हमको प्लैटिनम की अंगूठी दिला दो, लेकिन मैं कहाँ दिला दूं भाई साहब, आप लोगों के चक्कर में, ठीक है। अब ज्यादा पैसा दोगे तो ज्यादा आ जाएगी प्लैटिनम की अंगूठी। अब लेकिन अब क्या करूं, अब देखो धात्विक क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण धातु होता है, ठीक है। और हाँ, तुम लोग ना जो वीडियो देख रहे हो ना बच्चे लोग, जल्दी शेयर करो प्लैटिनम की अंगूठी खरीदने मुझको। अब धात्विक क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण धातु होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनों का गमन होता है, अब बोलोगे अरे सर ये कहाँ बता दिए आप इलेक्ट्रॉनों का गमन। अब देखो आप खुद ही बोलते हो क्या, कॉपर का तार। भाई जो आपका घर होगा, आपका घर नहीं होगा तो किराए पे रहते होगे तो एक तार होगा ना, तार में क्या होता है, क्या बहता है, इलेक्ट्रॉन बहता है। ये क्या है, कॉपर का तार है, कॉपर का तार। अब कॉपर के तार में क्या बहता है, फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन बहेगा तभी तो विद्युत धारा बहेगी। इसका मतलब कोई भी धातु हो उसमें किसका प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। जैसे ये कॉपर हो गया, कॉपर भाई अगर तार है, तार, कई लोग बोलेंगे मेरे घर में तो प्लास्टिक वाला तार लगा है। अरे भैया उस प्लास्टिक के तार को ऐसे काट करके देखोगे तो उसमें चमकदार रहता, वो कॉपर की तार होती है। उस कॉपर की तार में किसका प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, प्रवाह होता है। तो इस चीज को अपने को क्या करना है, समझना है। किसका मतलब, मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ धात्विक क्रिस्टलीय ठोस में अविकर्ण धातु होता है, मेटल होता है। और मेटल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, गमन होता है। सीधी सी बात है, ठीक है। कुछ नहीं रटना है, बस आपको सोचना है। अगर सोना बाबू को सोचने के बजाय अगर आप लैला और मजनू को सोच लो, इसको सोच लो, तो ये आपका फ्यूचर सेट कर दे। वरना लोग पत्थर मारेंगे और लोग तुम्हारी माँ को कहेगी कोई पत्थर से ना मारे हमरे दीवाने को, ठीक है। इतने में जो कुछ तुम्हारे जैसे शेख चिल्ली टाइप के रहेंगे, कहेंगे ठीक है साहब, इसको जो है कि अब पत्थर से नहीं मारेंगे, या तो गोली से मार देंगे, या तो इसको जो बम फोड़ देंगे, या तो पानी में डुबो देंगे, ठीक है। तो धात्विक क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण धातु होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, गमन होता है। अब इनके बीच क्या लगेगा, बल लगेगा। उस बल को हम क्या बोल देंगे, आपका धात्विक बल बोल देंगे। उस बल को हम क्या बोल देंगे, आपका धात्विक बल। इसमें धात्विक बल कार्य करता है। अब फिर आ गया लक्षण, हसमत पगले प्यार हो जाएगा। अब यहां पर देखो पॉइंट ए में समझना है सबसे पहले आपको कि पॉइंट ए में क्या होगा। अब सोचेंगे यार मेटल की बात, क्या मेटल हमेशा कठोर ही होता है? नहीं भाई, मेटल
मृदु भी होता है और कठोर भी होता है। जैसे लोहा है, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम को इसे मोड़ दो, मुड़ जाएगा। तो इसका मतलब कि क्या होता है कि जो आपका धात्विक ठोस होता है वो मृदु भी होगा और आपका कठोर भी होगा। कई धात्विक ठोस जो होते हैं मृदु भी होते हैं और कई धात्विक ठोस क्या होते हैं आपके कठोर भी होते हैं। तो इसका मतलब पहला, यह मृदु तथा कठोर दोनों होते हैं। यह मृदु तथा कठोर दोनों होते हैं। ठीक है, बी पॉइंट आ गया भाई साहब। यह विद्युत एवं उष्मा, भाई धातु है तो बस सिंपल सी बात, इसमें धारा बहेगी। यह विद्युत एवं उष्मा दोनों के सुचालक होते। याद रखिए, यह विद्युत एवं उष्मा दोनों के क्या होते हैं कि सुचालक होते हैं। तीसरा पॉइंट, इसमें क्रिस्टल जालक पाए जाते हैं। इसमें आपका क्रिस्टल जालक पाए जाते हैं। डी, इनकी एंथैल्पी सामान्यतः उच्च होती है। इनका गलनांक निम्न तथा उच्च दोनों होता है। लिख रहे भाई साहब। अब उदाहरण, जब आप यहां पर उदाहरण देखेंगे, प्लैटिनम, कॉपर, पैलेडियम, Ag मतलब सिल्वर, Au गोल्ड, Fe मतलब आयरन। ठीक है, ये सारे उदाहरण है आपका जो है कि धात्विक ठोस के। तो फटाफट इस चीज को आप लिख लीजिए। और चौथा और अंतिम आप चल रहा है, अब चौथा हम चलेंगे यहाँ पर, और आप लोग भी फटाफट लिख लीजिए सभी लोग। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा अगला क्रिस्टलीय ठोस, सहसंयोजक। सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। अगला ये बेसिक टर्म्स हैं, इन बेसिक टर्म्स को आप समझते हुए चलिए। आप लोग क्या करिए कि बिंदास रहिए। ठीक है, अब यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर देखो कि बेसिक टर्म्स में अब सह संयोजक, सह का मतलब क्या होता है, सह संयोजक। देखो संयोजक का मतलब क्या, जुड़ना। सह का मतलब साथ में, साथ में जुड़ना। जैसे क्या होता है कि जब बेटा मान लो कि चोरी करता है तो उसकी मां सह देती है, अरे नहीं मेरा बेटा तो ऐसा हो ही नहीं सकता, और बाद में वही बेटा सबसे बड़ा चोर होता है। ठीक है, तब वही उसकी मां को लोग गाली देते हैं। तो याद रखिए, किसी का साथ मत दीजिए, अपने बेटे का साथ मत दीजिए गलत में।
अगर बेटा गलत हो या बेटी गलत हो तो अगर आपने उसका साथ सह दिया तो उसका कांड हुआ, बेटी की ऐसी की तैसी। ठीक है, तो इसलिए हमेशा अगर बच्चा गलत है तो उसको आप गलत बोलिए और उसको सुधारने का प्रयास करवाइए। ये नहीं कि वो देप चोरी की चोरी किए जा रहा, झूठ के झूठ बोले जा रहा है, तब भी मेरा बेटा बहुत सुंदर है, बहुत समझदार है, रात भर पढ़ता है, चाहे रात को फेसबुक चला रहा हो क्या। अरे मेरा बेटा मैंने देखा रात को जो है कि भयंकर पढ़ाई कर रहा था, पता नहीं ऐसे मोबाइल में बोल रहा है पढ़ रहा हूं और ऐसे ऐप लिखा था, ऐप लिखा था और भयंकर पढ़ाई कर रहा था ऐप। तो देखो कितना बड़ा घनघोर पढ़ाई कर रहा था, फेसबुक चला रहा था। ठीक है, देखो और मोहल्ले वालों को भी बता रहे मेरा बेटा इस बार टॉपर बनेगा, टॉपर भयंकर। और बाद में जब रिजल्ट कम आ जाएगा, अरे मेरा बेटा तो दिन भर पढ़ता था, जिसने कॉपी चेक की ना भाई साहब उसकी गलती है, मेरा बेटा गलत हो ही नहीं सकता। और बाद में जब बेटा कूटेगा तब भी मेरा बेटा गलत नहीं हो सकता, तब रोएंगी, तब वही बोल लहू बन के आंसू बाहर निकलने लगे हैं। ठीक है, जो भी है सहसंयोजक मतलब इनके बीच में सहसंयोजक आबंध होता है। जैसे ये देखो H और H, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, इसी हाइड्रोजन के भी पास एक इलेक्ट्रॉन, 1 करोड़ का बिजनेस, 2 करोड़ का बिजनेस करना, इसके पास 1 करोड़, इसके पास भी 1 करोड़, अब 2 करोड़ का बिजनेस करना है। तो ये बोलेगा, ये वाला बोलेगा ये धोनी है और ये है आपका विराट, दोनों कैप्टन। ये बोला धोनी बोला तुम मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे देते, ये वाला 1 करोड़ दे देते तो मैं जो है कि बिजनेस कर लेता 2 करोड़ का। अब विराट बोलेगा तो भैया तुम हम ही दे दो, तुम्हारा तो जो होना था एक्सपायरी डेट हो गई, अब हम ही दे दो। तो दोनों कहेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, चलो हम बिजनेस करते। सह का मतलब साथ में, योजक मतलब जुड़ेंगे, साथ में जुड़ेंगे, सह संयोजक। इधर से ये गया, इधर से ये देखो। अब जो ये 2 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, सिंगल बॉन्ड बना, इसमें दोनों का हक है, उसको बोलते सह संयोजक बंध। मतलब जिसमें परमाणु सह संयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं उसे हम सह संयोजक ठोस कहते हैं। तो आपको ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये सारी चीजें क्लियर नहीं है तो बस हो जाना भाई साहब। और झूठ कितना बोलोगे, जब रिजल्ट आएगा पता सभी को पता चल जाएगा, मोहल्ले में पता चल जाएगा, कहेंगे अरे आप तो अपनी बेटी सालू को बोल रहे थे बहुत तेज है, लेकिन हमको अब चला वो कितना तेज है। तेज तो है, किसी और में तेज है, तेज किसमें है, उल्लू बनाने में। आप जबरदस्त हो शर्मा जी, आपकी बेटी तो आपको बहुत बढ़िया तेजी से उल्लू बनाती है। बेचारे चुप हो जाएंगे, क्या करेंगे। और तुम लगाए रहो सोना और बाबू, देखा जाएगा। सह संयोजक मतलब नेटवर्क और क्या, ठीक है। अब कई तो देखो सोना और बाबू के बारे में चर्चा होगी, बहुत कठिन प्रश्न है ये सोना बाबू जो है। ठीक है, अब यहाँ देखो, ठीक। और सह संयोजक मतलब क्या लिखोगे, बोलो वह क्या बेटा, बोलो वह क्रिस्टलीय। अरे कई लोग तो रात को 1 बजे चादर ओढ़ लेते हैं। हेलो हेलो, नेटवर्क नहीं आ रहा है क्या? उधर से लड़का अगर जो है कि छत के ऊपर, अरे जोर से नहीं बोल सकती, अरे चाचा जी। तो वह क्रिस्टलीय ठोस, वह क्रिस्टलीय ठोस जिसमें 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 परमाणु सहसंयोजक का मतलब बताया ना, साथ में जो जुड़े उसको सहसंयोजक। सहसंयोजक आबंध द्वारा जुड़े होते हैं
जुड़े होते हैं उसे सह संयोजक अथवा सह संयोजक अथवा नेटवर्क ठोस कहते हैं। आपको पता ही चल गया ये बात। उसके बाद आता है इसके लक्षण। भाई साहब ये अत्यंत कठोर होते हैं, जैसे हीरा। भाई हीरा क्या करता है, हीरे से जो है पहाड़ को तोड़ते हैं, हीरे से हम आपका जो है कि लोहे को काटते हैं। तो सोचो हीरा कितना कठोर होगा, बहुत ही कठोर होगा हीरा। तो इसका मतलब यह अत्यंत का मतलब टू मच, ये अत्यंत क्या होते हैं, कठोर होते हैं। यह अत्यंत कठोर होता है, अत्यंत कठोर होता है। पहला पता चल गया। बी देखिए, अब ये कुचालक होता है, यह विद्युत का कुचालक होता है। सी, इसका गलनांक एवं क्वथनांक बहुत या बहुत की जगह पर अत्यंत लगा दो, अत्यंत उच्च होता है। भाई हीरा को कैसे तुम गला सकते हो? हीरा को गलाने के लिए बेटा बहुत अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इनकी एंथैल्पी बहुत उच्च होती है, इनकी एंथैल्पी बहुत उच्च होती, इनकी एंथैल्पी बहुत क्या उच्च होती है। याद रखिए ये सारी चीज। अब इनका उदाहरण सबसे बढ़िया है क्वार्ट्ज। उदाहरण देखिए, क्वार्ट्ज SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसको हम क्या बोलते हैं, क्वार्ट्ज बोलते हैं, ठीक है। बोरॉन नाइट्राइड, बोरॉन नाइट्राइड, बीएन का मतलब क्या हुआ, बोरॉन नाइट्राइड, ठीक है। इसके उदाहरण हैं, इसलिए आप इस चीज को क्या समझ लीजिए। और बड़का वाला एग्जांपल तो दिया ही नहीं मैंने, हीरा, ये इनका क्या हो गया, ये उदाहरण हो गया, ठीक है। ये बेसिक टर्म्स हैं, यही तक आपका है, ठीक है। अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में चलते हैं, अभी के लिए बहुत है। जय हिंद, जय भारत।